दोस्तों, स्वागत है आपका उपागम एकेडमी पे। चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे फिजिक्स के अगले पार्ट में। जहां हम पिछले पार्ट में बायोन्सी पढ़ा दिए थे, आज पढ़ेंगे पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन। क्या होता है पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन? चलिए दोस्तों, इसके बारे में हम आज जानकारी लेते हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका उपागम एकेडमी पे। चलिए दोस्तों, आज के क्लास में हम चर्चा करेंगे पृष्ठ तनाव। फिजिक्स के अगले पार्ट में अब हम चर्चा करेंगे सरफेस टेंशन के बारे में। तो सरफेस टेंशन क्या होता है, क्यों सरफेस टेंशन का अध्ययन करना जरूरी है? तो सर, अगर ये कोई पोट है यानी बर्तन है, इस बर्तन में आप इसको ब्लैक से बना दे, क्या ज़्यादा सही रहेगा। इस बर्तन में सर आप किसी गिलास से, किसी जग से, ये क्या हो रहा है, मीट क्यों नहीं रहा है यार मिट्टो। किसी गिलास से, किसी जग से आप यहाँ पे एक निश्चित एरिया पे आप जल गिराइए। होता क्या है कि हमने गिराया जल इस पार्ट पे, लेकिन यहाँ पे गिरते ही जल फैलने लगता है और जितना ज़्यादा इसका सरफेस टेंशन होता है वो क्या कहते हैं, उतना दूर फैल जाता है। लेकिन सरफेस टेंशन क्या कहता है कि यह लिक्विड का वह गुण है, द्रव्य का वह क्वालिटी है का गुण जिसके कारण द्रव्य कम से कम फैलना चाहता है। कम से कम फैलने का मतलब एरिया कवर, फैलने का मतलब एरिया कवर, कि ये इतना दूर नहीं जाके अगर इतना ही दूर पे रुक जाता जल। क्या है, अगर ये हम जल की जगह अगर यहाँ पे हम शहद गिरा दें, मोटा मोटा जिसका दाना होता है, जो गाढ़ा होता है, जो लेयर पे आके चिपक जाता है, हो सकता है वो यहीं पे आके रुक जाता अगर इसका क्वांटिटी कम कर दे। तो जिसके कारण द्रव्य कम से कम फैलना चाहता है, वो गुण क्या कहलाता है? सरफेस टेंशन। तो कम से कम फैलना चाहने का क्या मतलब है सर, कि देखिए इस सरफेस पे हमने इधर से जल गिराया और हमने बोला कि इधर से आप शहद गिराइए, तो आप शहद को देखेंगे कि वो लेयर पे चिपकने लगता है और वो कम ही दूरी पे जाके अपना सारा का सारा मटेरियल को इकट्ठा कर लेता है। वो एरिया कम कवर करता है। ऐसा होता है सर सहसंजक बल के कारण। सहसंजक बल को हम लोग कोहेसिव फोर्स, एडेसिव बोलते हैं या कोहेसिव बोलते हैं। सहसंजक बल को बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। ये कोहेसिव फोर्स क्या होता है, चलिए अब इसके बारे में चर्चा करते हैं, फिर पृष्ठ तनाव को हम अच्छे से जानेंगे। तो सर आपको पता होगा, आपने बीच में आसंजक बल और सहसंजक बल बचपन में पढ़े होंगे। क्या होता है कि सर कोई भी द्रव्य यानी पदार्थ हो, वह अणु और परमाणु के सामंगिक मिश्रण से बनता है। तो होता क्या है कि मान लीजिए कि कोई द्रव्य हम यहाँ लिखे थे यानी कि मैटर, ये सब पे लागू होता है आणविक बल, हम इसको बोलते हैं आणविक बल। आणविक बल क्या होता है सर? तो देखिए ठोस पदार्थ में जो भी, किसी ठोस पदार्थ के अंदर जो भी पदार्थ के कण होते हैं, उसको बांधे रखने के लिए जो जरूरी बल होता है वो ठोस, द्रव्य और गैसेज तीनों पे लागू होता है। लेकिन अगर आपका आणविक बल यानी एटॉमिक फोर्स जितना ज़्यादा होगा, पदार्थों के बीच अणुओं की दूरी उतनी कम होगी, यानी सभी अणु चिपके रहेंगे। अगर आणविक बल अगर ये 3 है तो यहाँ 2 रख दो, थोड़ा कम जाए तो ये पदार्थों के बीच अणुओं की दूरी थोड़ी बढ़ जाएगी, और गैसेज में अगर और कम जाता है तो सहसंजक बल क्या होता है सर? हमने अभी बोला कोहेसिव फोर्स। तो ये वही है कि द्रव्य में हमने बोला कि द्रव्य का गुण है जो कि फैल जाता है। इसका मतलब है कि इसके अणुओं के बीच की दूरी यानी कि जो इस पर लगने वाला आणविक बल है वो कम है। मतलब आणविक बल
वह आणविक बल जो द्रव्य को फैलने से रोकता है, यह तो आणविक बल है। लेकिन हमने बोला कोहेसिव फोर्स, अभी तक कोहेसिव फोर्स आपको नहीं पढ़ा रहे हैं सर, सिर्फ आणविक बल बता रहे हैं। तो आणविक बल अणुओं की बीच की दूरी को बांधे रखने के लिए जो जरूरी बल होता है, जितना ज़्यादा आणविक बल उतना ज़्यादा अणु आपस में बंधे रहेंगे। यही कारण है कि बर्फ ठोस होता है और जल लिक्विड होता है। क्योंकि अगर इसमें अणु के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा होती है, आणविक बल ज़्यादा होता है, बीच की दूरी कम होती है। यहाँ अणु के बीच की दूरी ज़्यादा तो आणविक बल कम। तो अब लिक्विड में एक ठोस के मुकाबले हमने बोला अणु के बीच की दूरी कम। तो अब आते हैं कोहेसिव फोर्स पे। तो कोहेसिव फोर्स यानी सहसंजक बल, हम पृष्ठ तनाव में हमने बोला कि एक बल है सहसंजक बल, जिसके कारण लिक्विड सरफेस पे कम से कम फैलना चाहता है। मतलब यह जो आणविक बल है वो अपने आप को बढ़ाना चाहता है। तो हम कह रहे थे सर कि जब एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच अणु मतलब मोलिक्यूल्स, अणु मतलब मोल, अणु मतलब मोलिक्यूल्स के बीच लगने वाले बल को कोहेसिव फोर्स यानी सहसंजक बल बोलते हैं, सहसंजक बल कहते हैं। तो मतलब क्या है सर सहसंजक बल का? हमने बोला जब एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले बल को सहसंजक बल बोलते हैं। मतलब कि अब अगर आपने जल लिया है तो सिर्फ जल की चर्चा करते हैं, और इन जलों के बीच जितने भी अणु के कण हैं, इन अणुओं के कणों पर लगने वाला जो फोर्स है वह कहलाता है आपको सहसंजक बल, कोहेसिव फोर्स। तो यही कोहेसिव फोर्स कितने दूरी या कितने लंबाई तक फैला है, इसी को बोलते हैं सरफेस टेंशन यानी कोहेसिव फोर्स, यानी फोर्स बट्टा मीटर यानी लंबाई को क्या बोलते हैं? लेंथ। तो सरफेस टेंशन का सूत्र क्या होता है सर कि ये कोहेसिव फोर्स जितना ज़्यादा होगा पृष्ठ तनाव उतना ज़्यादा होगा। इसका क्या मतलब है फिर से हम बता रहे हैं, अब ध्यान दीजिएगा। पृष्ठ तनाव की अगर हम बात की जाए तो हमने बोला पृष्ठ तनाव होता है बल बट्टा लंबाई। यूनिट का बताने का ज़रूरत अब है नहीं, क्योंकि न्यूटन बट्टा मीटर या न्यूटन मीटर इन्वर्स हो जाता है। तो यूनिट तो सिंपल है। अब ने बोला कि फोर्स बढ़ेगा जितना ज़्यादा सरफेस टेंशन उतना बढ़ेगा। तो अगर अणुओं के बीच की दूरी बहुत कम होगी तो यह जो सहसंजक बल है जिसको कोहेसिव फोर्स बोल रहे हैं, यह बहुत ज़्यादा होगा तभी ना मेरा सरफेस टेंशन ज़्यादा होगा। ये फॉर्मूला से देख लो भाई, फोर्स बढ़ेगा तभी ना सरफेस टेंशन बढ़ेगा। और फोर्स बढ़ेगा इसका मतलब अणुओं के बीच की दूरी बहुत कम। अणुओं की बीच की दूरी कम होगी तो क्या यह विस्तृत करेगा, क्या यह फैलेगा? नहीं, उतना ज़्यादा नहीं फैलेगा, कहीं ना कहीं आके जमा हो जाएगा। जैसे शहद ले लो, अगर शहद के अणुओं के बीच की दूरी अगर कम है तो वह आके चिपक जाता है, जबकि वाटर ले लो, इसके बीच की दूरी कम है, यह आके फैल गया। यही पृष्ठ तनाव है। अगर कोई सॉलिड पदार्थ ले लो और यहाँ आके गिरा दो, जैसे कि बर्फ, तो बर्फ एक लिमिटेड क्षेत्र में एक लिमिटेड लंबाई को कवर कर रहा है, फैल नहीं रहा है। इसका मतलब सहसंजक बल इतना ज़्यादा है, अणुओं के बीच की दूरी बहुत कम है। हमने अभी बोला था आणविक बल, यही आणविक बल तो अणु के बीच की दूरी को बांधे रखना है। और इसी आणविक बल में अगर एक ही पदार्थ पे यह अणु बल लगेगा, एक ही पदार्थ मतलब अगर हम ये नहीं कहेंगे किसी कांच के बर्तन में रख दो, क्योंकि कांच का बर्तन भी एक पदार्थ है, जल भी एक पदार्थ है, तो दोनों के बीच का फिर आणविक बल हमको देखना होगा। लेकिन अगर सिर्फ जल की चर्चा की जाए तो इसके बीच अणुओं की जो दूरी है बहुत कम है। यानी अणुओं के बीच की दूरी हम सिंपल कह रहे हैं क्या, जैसे देखो यह जल है, तो जल के किसी एक पार्टिकुलर में कितने सारे अणु होंगे? इतने सारे अणु होंगे, इतने सारे अणु होंगे, इतने सारे। अब इन सारे एक पार्टिकुलर बूंद में इतने सारे अणु हैं, और यह सभी अणु जब आपस में बंध जाते हैं ना तो जल की एक बूंद बनती है, जल की एक
ड्रॉप बनता है, यह बहुत सारे अणु आपस में बंधे रहते हैं और ये बंधे रहने के लिए हमको जरूरी है आणविक बल। अगर यह एक ही पदार्थ पे लगे तो उसको बोलते हैं सहसंजक बल। अगर 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 यह एक पदार्थ पर नहीं लग के, मान लो कि हम किसी कांच के गिलास में इस बूंद को रखें, तो इस कांच के गिलास पे जो लगने वाला आणविक बल है और इस पे जो लगने वाला आणविक बल है वह अलग होगा। तो जब एक नहीं दो अलग अलग, जब दो अलग अलग पदार्थ के बीच लगने वाले बल को सहसंजक बल बोलते हैं। यानी अब कोहेसिव नहीं, एडहेसिव हो जाएगा, एडहेसिव। ठीक है, एडहेसिव फोर्स। अब हम आपको अंतर समझाते हैं ताकि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए दोस्तों, अब हम आपको एक फिगर के माध्यम से दोनों बल, सहसंजक बल और असंजक बल समझा देते हैं, कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स, ताकि आपको इसके माध्यम से सरफेस टेंशन समझ में आ जाए। हमने एक झरना बनाया है जिस पे से पानी गिर रहा है और यह व्यक्ति नहा रहा है। तो सर आपको हमको एक रीजन बताना है कि किस कारण से यह आदमी भीग गया। यह कांच के गिलास पे अगर हमने पानी भर के रखा है, आप देखोगे कि यह सरफेस पानी हटा भी देने के बाद थोड़ा देर के लिए भींगा हुआ रहता है, यानी गीला रहता है प्लेट। क्यों रहता है वो बताना है। और अगर हम यहाँ पे कुछ लिख रहे हैं जरा देखो तो इस किताब पे कुछ लिख रहे हैं ABCD भी, तो क्या ये लिखना संभव क्यों हो पा रहा है, जबकि ये तो लिख रहे हैं वो है इंक और जिस पर लिख रहे हैं वो है पेपर। तो जिससे लिख रहे हैं वो इंक है, जिस पे लिख रहे हैं पेपर है। दो अलग अलग पदार्थ हैं, दो अलग अलग पदार्थ हैं, लेकिन सिर्फ जल की जब बात की जाए या सिर्फ शहद की बात की जाए तो यह शहद जो है यह सिंगल पदार्थ है, केवल एक ही पदार्थ की चर्चा की जा रही है, केवल एक ही पदार्थ की चर्चा की जा रही है। लेकिन यहाँ दो पदार्थ आपस में मिले हुए हैं। अगर इसी जल के ऊपर अगर आप केरोसिन ऑयल डाल दो तो यह केरोसिन ऑयल ऊपर आके चिपक जाता है। फिर यही क्वेश्चंस का थ्योरी यहीं पर से आके चिपक गया कि ये केरोसिन ऑयल जल के ऊपर क्यों चिपक गया। तो दोस्तों हम बोर्ड पे आपको कुछ चित्र बनाए हैं, इसके मदद से आपको सहसंजक बल, कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको पृष्ठ तनाव भी समझ में आ जाए। तो नीचे मैंने ये शहद यानी हनी बनाया है, अब जैसा ये फोटो वही समझ लेना जो लिखे हैं। और ये वाटर है और ये कुछ अलग अलग चित्र हैं, जिसमें मैंने पहले चित्र में बनाया है कि एक आदमी झरने में नहा रहा है। आखिर हमको बताना है कि ऐसा क्या रीजन है कि यह आदमी नहाने वक्त भीग जाता है। ऐसा क्या रीजन है कि कांच के गिलास में जो पानी है यह पानी कांच के नीचे के सरफेस पे आके चिपक जाता है और केरोसिन तेल आपको क्या कहते हैं जल के ऊपर आके चिपकता है, केरोसिन ऑयल। क्या रीजन है कि पेपर और इंक दो अलग अलग पदार्थ होने के बावजूद भी हम पेपर पे लिख पाते हैं इंक की मदद से। आखिर इस बोर्ड पे अगर हम कुछ लिख रहे हैं, आखिर इस बोर्ड पे अगर हम 1 2 3 गिनती लिख रहे हैं, इस बोर्ड पे ये लिखावट दिख क्यों रहा है, ये चिपक क्यों रहा है। इस सभी का रीजन है आपको एडहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स क्यों? क्योंकि एडहेसिव फोर्स दो अलग अलग, जैसे पेपर और इंक दो डिफरेंट मैटर है, डिफरेंट पदार्थ है, डिफरेंट मैटर या डिफरेंट पदार्थ है। और इन दो पदार्थों के बीच एक बल कार्य करता है जिसको हमने बोला एडहेसिव फोर्स, असंजक बल। और इस बल के कारण क्या होता है सर, जो इंक का अणु है, जो इंक का मोलिक्यूल है, ये पेपर के मोलिक्यूल पे आके चिपक जाते हैं। चिपकने का रीजन क्या है? चिपकने का रीजन है सर एडहेसिव फोर्स। जल के अणु कांच के अणु के साथ चिपक जाते हैं और ये जल का अणु इस व्यक्ति के शरीर में जो भी मैटर है उस पे जो अणु है उस पे आके चिपक जाते हैं। ये सभी रीजन है एडहेसिव फोर्स के। लेकिन अगर किसी हम अणु की बात की जाए कि शहद या वाटर, तो इनके अणुओं के बीच सिर्फ और सिर्फ वाटर की चर्चा की जाए, कोई दूसरा पदार्थ साथ में नहीं हो, तो इनके अणुओं के बीच एक बल कार्य करता है, उसको बोलते हैं कोहेसिव फोर्स, सहसंजक बल। अगर केवल एक ही पदार्थ हो, सिंगल कोई पदार्थ हो और उसके अणुओं की चर्चा की जाए, उसके मोलिक्यूल की चर्चा की जाए, तो उसके मोलिक्यूल जल के हर बूंद में
डिफरेंट सारे आपको मॉलिक्यूल होंगे, ये सभी मॉलिक्यूल आपस में बंधे रह पाए, इस मॉलिक्यूल को बंधे रहने के लिए एक बल कार्य करता है, उसको बोलते हैं कोहेसिव फोर्स, और शहद में भी यही काम करता है। लेकिन अंतर क्या, हम दो एग्जाम्पल क्यों लिए, क्योंकि इसके भी अणु हैं लेकिन इसके अणु ज़्यादा क्लोज हैं, ज़्यादा बंधे हैं। अणु के बीच की जो दूरी है ना सर, ये दूरी अगर इस दूरी को हम मान लो कि स्मॉल r1 बता दे और इसके अणु के बीच की दूरी को हम r2 बता दे, तो R1 ऑलवेज ग्रेटर देन होगा R2। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा गाढ़ा होने के कारण इसमें वाटर के मुकाबले कोहेसिव फोर्स ज़्यादा लगेगा। और कोहेसिव फोर्स क्या बोलता है कि आपका कोहेसिव फोर्स जितना ज़्यादा होगा, सरफेस टेंशन उतना ज़्यादा होगा और लंबाई उतना कम होगा। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब है कि हमने अभी बोला लंबाई कम होगा, मतलब अगर किसी सरफेस में जल डालो तो वो पूरा का पूरा फैल जाएगा, लेकिन शहद डालो तो वो किसी पार्टिकुलर क्षेत्र पर आके रुक जाएगा, क्योंकि लेंथ कम जाता है लेकिन फोर्स और सरफेस टेंशन बढ़ जाता है। इतना ही तो समझा रहे थे तभी से। तो सरफेस टेंशन का सीधा सीधा मतलब कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स से है। आपको कोहेसिव फोर्स जितना ज़्यादा लगेगा किसी भी पदार्थ पे, उसका सरफेस टेंशन उतना ज़्यादा होगा और उतना ज़्यादा होने के कारण ये कम फैलेगा। तो सरफेस टेंशन कहता है कि पदार्थ का वह गुण जो कम फैलने में मदद करे, फैलने नहीं देता है, विसरण करने नहीं देता है, ये पदार्थ का गुण सरफेस टेंशन कहलाता है। एक अब आते हैं एडहेसिव फोर्स में एक चीज कि भाई हमने बोला कि ये केरोसिन ऑयल जल पे आके चिपक जाता है, या वाटर आदमी पे आके चिपक जाता है, या स्याही पेपर पे चिपक जाता है। क्यों? क्योंकि जिसका भी अगर मान लो कि इसका एडहेसिव फोर्स Fa1 है और ये इंक का एडहेसिव फोर्स Fa2 है, एडहेसिव फोर्स को हम बोल दिए Fa, तो अगर पेपर का एडहेसिव फोर्स ज़्यादा होगा इंक के एडहेसिव फोर्स से, पेपर का एडहेसिव फोर्स ज़्यादा होगा इंक के एडहेसिव फोर्स से। ज़रा देखिएगा, ये एक मार्कर है, अगर इस पर आप वाटर डालो तो वाटर डालने पे ये चिपक जाएगा पानी इसके सतह पे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो मेरा मार्कर का जो क्या कहते हैं, मार्कर के बीच के जो अणुओं के बीच लगने वाला एडहेसिव फोर्स है वो ज़्यादा होगा, तब जाके कोई पदार्थ उस पर चिपकेगा। यानी अगर गिलास का एडहेसिव फोर्स ज़्यादा होगा तो जल उस पर आके चिपक जाएगा। मानव का एडहेसिव फोर्स, तो जिसका एडहेसिव फोर्स ज़्यादा होगा कोई दूसरा पदार्थ उस पर आके चिपकेगा। ये नहीं कि कांच आके जल पे चिपक जाए, ऐसा नहीं होता है। जल कांच पे चिपकता है क्योंकि कांच का मतलब गिलास का एडहेसिव फोर्स ज़्यादा होगा वाटर के एडहेसिव फोर्स से, तो कांच पे आके पानी चिपक जाएगा। चलिए दोस्तों, हम दैनिक जीवन में पृष्ठ तनाव के कुछ प्रयोग यानी एग्जाम्पल पढ़ते हैं। तो पहला बोलता है कि जल की बूंदों का गोल होना। हमने बोला कि जल के बीच जो भी अणुएं हैं वो सहसंजक बल के कारण आपस में बंधे होते हैं, और इसी बंधे होने के कारण यह फैलता नहीं है, यह बूंद के रूप में दिखता है। यह नहीं कि ये फैला हुआ दिखे, बूंद के रूप में दिखता है इसीलिए क्योंकि इसका बीच का जो सरफेस टेंशन है, हमने बोला फोर्स बट्टा लंबाई, तो यह जो फोर्स ज़्यादा होने के कारण इसके बीच का जो सरफेस टेंशन है वो बढ़ जाता है, इसीलिए आपका बूंदे का गोल होता है। लेकिन अगर जल में साबुन का घोल डालने पे हमको बुलबुला जो बबल्स होते हैं ना वो बड़े बड़े बनते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सरफेस टेंशन घट जाता है। सरफेस टेंशन घटता है क्योंकि इसके बीच जो एडहेसिव फोर्स है, आसंजक बल है, वह कम लगता है। सेम सूप अगर गर्म हो ना वो स्वादिष्ट लगता है क्योंकि इसका सरफेस टेंशन कम होता है, क्योंकि इसके बीच लगने वाला एडहेसिव फोर्स कम होता है। सेम शेविंग क्रीम को अगर जल से निकाले तो उसके बाल आपस में चिपक जाते हैं एडहेसिव फोर्स के कारण, और एडहेसिव फोर्स के कारण यानी पृष्ठ तनाव के कारण। अगर साबुन के घोल को और गर्म कर दिया जाए ना तो पृष्ठ तनाव और कम जाता है, सरफेस टेंशन और कम जाएगा, और कम जाने के कारण कपड़े की सफाई अच्छे से हो जाएगी। एक लेयर था, आपको एक क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है, अभी केरोसिन ऑयल का एक एग्जाम्पल दिए थे, वह एग्जाम्पल थोड़ा ज़्यादा पूछता है। क्या पूछता है कि क्या कारण है कि पानी के सतह पे केरोसिन ऑयल आके चिपक जाता है। यह जो पानी का सतह है
यह पानी के सतह पे क्या रीजन है कि केरोसिन ऑयल आके चिपक जाता है? आखिर किसी गड्ढे में मच्छर को मारना हो तो बोला जाता है केरोसिन ऑयल को छिड़क दो। क्यों? क्योंकि केरोसिन ऑयल छिड़कने के कारण जो पानी का सरफेस टेंशन है ना वो घट जाता है, क्योंकि इसके एडहेसिव फोर्स को या केरोसिन ऑयल घटा देता है। जब फोर्स को घटा देगा, चूँकि हमने बोला था कि सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है फोर्स बटा लंबाई, अगर यह घटा देगा तो यह फैलने नहीं देगा और इस पर जो मच्छर के लार्वा है वो टूट जाएंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको अब सरफेस टेंशन में ज़्यादा दिक्कत होना नहीं चाहिए, फिर भी दिक्कत हो तो बोलिएगा। सरफेस टेंशन कम होने के वजह से जैसे कपड़ों की धुलाई और होती है ना, तो दो अलग अलग पदार्थों के बीच अगर सरफेस टेंशन यानी एडहेसिव फोर्स जितना कम होगा, सरफेस टेंशन जितना कम होगा, वो पदार्थ उतने कम विसरित यानी फैलेंगे। और यही तो मेरा सरफेस टेंशन का गुण होता है कि फैलने नहीं देना है, यानी बांध के रखना है अणुओं को आराम से। ठीक है, अब देखो 3 कारक हमने बोले कि पहला बोला कि साबुन के घोल को गर्म कर दो या पानी को गर्म कर दो, तो 3 कारक हैं जो कि सरफेस टेंशन को चेंज करते हैं, सरफेस टेंशन के वैल्यू को चेंज करते हैं। इंक लगता है सब खत्म हो गया ना, एक मार्कर और है, रुको। हाँ, सरफेस टेंशन के वैल्यू को चेंज करते हैं कौन सर? सरफेस टेंशन के वैल्यू को चेंज करते हैं आपका टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो क्या होता है कि अणुओं के बीच की दूरी बढ़ जाती है, फोर्स घट जाता है। अणुओं के बीच की दूरी जितनी ज़्यादा फोर्स उतना कम, यानी आणविक फोर्स कम तो सरफेस टेंशन कम। तो सरफेस टेंशन क्या होता है सर? घट जाता है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए 2 नंबर का सवाल में अब आते हैं क्या कि अगर जल में कोई नमक डाल दो, नमक पूरी तरह से घुल जाता है, तो अगर घुलनशील पदार्थ मिलाएं किसी दूसरे पदार्थ में और वो दोनों आपस में घुल जाए या जल में घुल जाए तो सरफेस टेंशन बढ़ जाता है। लेकिन अगर 3 नंबर में हमने बोला कि इसी जल में आप अगर साबुन डाल दो जो अघुलनशील है, क्योंकि वो उसमें मिक्स रहता है लेकिन पूरा उसमें जल में मिलता नहीं है, तो वो सरफेस टेंशन को घटा देता है। कौन? अघुलनशील पदार्थ। ठीक है, ये 3 कारक हैं जो सरफेस टेंशन को प्रभावित करते हैं, घुलनशील पदार्थ, अघुलनशील पदार्थ और टेम्परेचर। चलिए अब हम लास्ट केसी, इसमें एक पॉइंट है, वह पॉइंट है सर आपको कैपिलरी यानी केशिकत्व इंग्लिश में बोलते हैं कैपिलरी। सर जल का वह गुण, लिक्विड का वह गुण जिसके कारण जल ऊपर या नीचे की सतह पे आके ऊपर जाता है या नीचे जाता है, उस गुण को केशिकत्व यानी कैपिलरी कहते हैं। ऊपर जाता है तो कैपिलरी राइज, नीचे आता है तो डाउन। जैसे बचपन में कितने लोग हैं जिन्होंने लालटेन जलाई है? बचपन में कितने लोग हैं जिन्होंने लालटेन जलाई है, इस तरह वाले लालटेन? तो होता क्या था सर कि यहाँ पे एक बत्ती लगी रहती थी जिसके बत्ती नीचे केरोसिन ऑयल तक जाते थे। और हम क्या करते हैं कि आज भी जो दिया जलाते हैं, ये वाला दिया, तो यहाँ पर जो बत्ती लगी रहती है ना सर, इससे प्रकाश, आज भी प्रकाश निकलता है। यहाँ पे ऑयल रहता है, यही ऑयल जो है बत्ती के मदद से ऊपर चढ़ता है और इसी कारण ये जलता है। चलिए, तो आपको यह रीजन है कैपिलरी राइज का, जिसके कारण जल का वह गुण, जल मतलब लिक्विड, द्रव्य का वह गुण, हम द्रव्य बोल रहे हैं, जल बोल दिया, गलती है। द्रव्य मतलब लिक्विड समझिएगा। लिक्विड का वह गुण जिसके वजह से वह ऊपर चढ़ता है या नीचे गिरता है, उसको हम लोग कैपिलरी बोलते हैं। तो बस इसके कुछ एग्जाम्पल्स बार बार पूछे जाते हैं, जैसे कि लालटेन में जो बत्ती है उसमें तेल, या दिए की बत्ती का तेल का ऊपर उठना कैपिलरी के कारण संभव है। अब पूछा जाता है कि किसी पेपर पे हम स्याही से लिख रहे हैं, सर इस मार्कर में इंक है, आपको पता है अगर हम डाउन में लिखते हैं तो आसानी से लिख पाते, क्या ऊपर में लिखेंगे तो नहीं, क्योंकि इंक नीचे की ओर आने लगता है और यहाँ के सरफेस पे इंक नहीं रहता है। तो लिक्विड के गुण के कारण देखो हम
हम कितना आसानी से लिख पा रहे हैं, क्योंकि कैपिलरी इसका डाउन है और यह डाउनवर्ड लिखने में हमको मदद करता है। तो स्याही जो है वो लिखने में मदद करता है, वो गुण क्या है? कैपिलरी। ठीक है। इसके अलावा लालटेन दिया में तेल का ऊपर चढ़ना और क्या बोलते हैं आपको, लिखना, स्याही के इंक का ऊपर चढ़ना, पेड़ पौधों के तनों में जो जाइलम तक होता है ना, हाँ, जाइलम जल को पौधों तक पहुंचाता है। तो तना से होते हुए जो पत्ती तक जो जल को पहुंचाता है, यह कैपिलरी के कारण संभव है। कैपिलरी के गुण के कारण ही जाइलम तक जो होता है वह जल को पत्तियों तक पहुंचाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम चर्चा करेंगे अगले पॉइंट यानी विस्कोसिटी, जिसको बोलते हैं श्यानता। क्या होता है? विस्कोसिटी, हिंदी में बोलते हैं श्यानता। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब हम विस्कोसिटी और श्यानता की बात करते हैं। तो दोस्तों, विस्कोसिटी क्या होता है? द्रव्य का वह गुण होता है, लिक्विड का वह गुण जिसके कारण लिक्विड के जो विभिन्न परत होते हैं ना, मान लीजिए कि ये समुद्र है और समुद्र में जल के इतने सारे लेयर हैं और नीचे आने पे आपको समुद्र के नीचे कटक हैं जहाँ पत्थर पहाड़ सब हैं। ये चल लीजिए, हम इसको ऐसे ऐसे, ये स्थलाकृतियाँ हैं, ये समंदर के नीचे है और इसमें आपको जल है। तो होता क्या है, हमने बोला जल का वह गुण, अगर हम इसको परतों में बांट दें, विभिन्न परतों में, मान लीजिए कि सबसे ऊपर एक लेयर है, फिर एक लेयर है, फिर एक लेयर है। आपको पता है सर कि यहाँ पर सूरज है, अगर यह सूरज की रोशनी इस जगह पे मिल रही है तो ऊपर जो जल का परत होगा वह गर्म होगा, यह परत गर्म पानी होगा। ठीक है, और सबसे नीचे ठंडा पानी होगा। तो वाजिब सा बात है कि गर्म पानी का विसरण ज़्यादा होना चाहिए, फैलाव ज़्यादा होना चाहिए, मोशन ज़्यादा होना चाहिए, अणुओं के बीच की दूरी कम होनी चाहिए, अणुओं के बीच की दूरी कम होनी चाहिए ठंडा पानी की अपेक्षा। तो अब इस परत की जो मोशन है या इस परत की मोशन समान होगी क्या? भले जल है मानते हैं, लेकिन ऊपर से नीचे आने पे क्या मोशन समान होगा? एकदम नहीं होगा। तो जल का वह गुण जो विभिन्न परतों के बीच आपेक्षिक गति का विरोध करता है, द्रव का वह गुण जो द्रव्य के विभिन्न परतों, लेयर, परत मतलब लेयर, डिफरेंट लेयर के बीच आपेक्षिक गति का अपोज करता है, विरोध करता है। बीच आपेक्षिक गति, सर आपेक्षिक गति का क्या मतलब होता है कि पहले परत का लेयर अगर आपेक्षिक गति यानी v1 है और इसका v3 है, तो v1 इक्वल टू कभी नहीं हो सकता है v3। आपेक्षिक गति होता है v1/v3। आपेक्षिक गति हमेशा हर एक लेयर के रिस्पेक्ट में, अगर इसके रिस्पेक्ट में इसका निकालेंगे तो उसका रेशियो होता है। दो गति के रेशियो को आपेक्षिक गति बोलते हैं और आपेक्षिक गति का विरोध करता है। विरोध करने का मतलब यह तेजी से विसरित करना चाहेगा, लेकिन यह बोलेगा हम ठंडा पानी है, मेरे अणुओं के बीच की दूरी कम है और हमारा स्पीड कम होना चाहिए, हमारा स्पीड कम होना चाहिए। किसके मुकाबले? तुम्हारे मुकाबले। तुम कितनों ज़्यादा रहो मतलब नहीं है, हम ठंडा पानी है, हम धीरे धीरे बहेंगे, तुम भले अपना स्पीड बहुत। तो अगर एक ही द्रव्य है, चाहे वो केरोसिन ऑयल हो, चाहे वो जल हो, चाहे वो आपको जूस हो, कुछ भी हो, उसका डिफरेंट लेयर का मोशन डिफरेंट होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डिफरेंट लेयर के टेम्परेचर अलग होते हैं, डिफरेंट लेयर के अणुओं के बीच की दूरी अलग अलग होती है, यहाँ पर ज़्यादा तो यहाँ हल्का कम। इसी तरह हर लेयर का एक अपना मोशन होगा, एक अपनी गति होगी, और हर गति यानी v1 v2 का अपोज करेगा। भाई तुम जिस मोशन में जा रहे हो हम नहीं जाएंगे, चाहे जो कर लो, तुम जा रहे हो हम नहीं जाएंगे, जो कर लो। तो यह गुण हमको विस्कोसिटी कहलाता है, और विस्कोसिटी केवल और केवल द्रव्य एवं गैस में ही पाया जाता है, ठोस में एकदम नहीं। तो यह एक क्वेश्चन है कि विस्कोसिटी का गुण जो है श्यानता केवल द्रव्य और गैसों का गुण है, यह बहुतों बार पूछा जा चुका है। आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए सर, आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए
कि आप एक ड्रोन को हवा में उड़ाओ और इसी ड्रोन को जल के एक परत पे चलाओ। आप देखना कि हवा में ड्रोन की गति यानी अगर इसकी v1 मान ले और इस पे अगर जल पे यानी समुद्र में मान लो इसी ड्रोन को हम परत पे चढ़ाए जा रहे हैं, तो यह विस्कोसिटी है, जल में जो श्यानता है, जल में वायु में गति ज़्यादा होगी, इसमें गति कम होगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हवा की श्यानता कम होती है जल की श्यानता से, इसीलिए v2 ऑलवेज लेस देन होगा v1। लेकिन अगर विस्कोसिटी की बात की जाए, श्यानता की बात की जाए, तो जल का श्यानता ज़्यादा होगा, जल का श्यानता ज़्यादा होगा ड्रोन वायु में। ड्रोन कहाँ चल रहा है? वायु में ना, वायु में श्यानता से, मतलब श्यानता जितना ज़्यादा उसमें गति उतनी कम, श्यानता ज़्यादा गति कम। इसका मतलब है सर कि श्यानता क्या होती है, अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो विस्कोसिटी क्या होगा, विस्कोसिटी कम जाएगा, और विस्कोसिटी जितना कम होगा उसमें गति क्या होगी, किसी वस्तु की गति बढ़ जाएगी। ये इसका रूल है। अगर हम आपको विभिन्न लेयर के बीच लगने वाला फोर्स अगर मान लें, श्यान बल की बात की जाए, अगर आपको हम बात की जाए विस्कोसिटी है तो विस्को फोर्स की बात की जाए तो विस्को फोर्स क्या होता है, चलिए इसके बारे में हम एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो अगर विस्को फोर्स की बात की जाए तो सर हमने बोला था कि जल के विभिन्न लेयर या द्रव्य के विभिन्न लेयर, मान लीजिए हम एग्जाम्पल ले रहे हैं कि यह द्रव्य है, यह एक जल है और इसके सर बहुत सारे लेयर हैं, बहुत सारे लेयर हैं, 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर 4 लेयर, हर लेयर के बीच लगने वाला बल श्यान बल यानी विस्को फोर्स कहलाता है। यह 3-4 लेयर है। तो होता क्या है सर कि इसका एरिया इस पे लगने वाले श्यान बल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जबकि इसमें अगर गति की बात की जाए, गति की बात की जाए तो जो इस पे लगने वाला बल है और इस पे जो एक लिमिटेड एरिया है, किसी एक पार्टिकुलर क्षेत्र पे दोनों परतों के बीच लगने वाला जो मोशन है, जो एरिया कवर है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कि यह तो जितना क्षेत्रफल है उतने क्षेत्रफल के यह बल काम करेगा, और यह बल जो है जितना क्षेत्रफल घटेगा यह बल उतना बढ़ेगा, जबकि मोशन बढ़ने पे यह बल उतना ही बढ़ेगा। यानी कि गति जितनी ज़्यादा श्यान बल उतना ज़्यादा, और क्षेत्रफल जितना ज़्यादा श्यान बल उतना ज़्यादा। लेकिन किसी अगर लंबाई के पार्टिकुलर लंबाई के रिस्पेक्ट में अगर बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा, किसका? श्यान फोर्स। तो हम यहाँ से इसी चीज़ को यहाँ लिख दिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल dx के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल dv के। तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हमको एक आया है ईटा, ईटा यही हमारा श्यान गुणांक है, इसको बोलते हैं विस्कोसिटी कांस्टेंट। ईटा को क्या बोलते हैं सर? विस्कोसिटी कांस्टेंट। ईटा इक्वल टू हो जाएगा कितना? F गुना dx, नीचे आ जाएगा dv और a। यही हमारा विस्कोसिटी होता है, यही हमारा श्यान गुणांक बोलते हैं, इसको विस्कोसिटी कांस्टेंट बोलते हैं। विस्कोसिटी कांस्टेंट बोलते हैं। इसमें लास्ट पॉइंट है जो हम पढ़ाने वाले हैं, क्योंकि अब इतना ज़्यादा विस्कोसिटी में डिटेल से तो नहीं पूछा है कभी भी, बशर्ते पूछा है एक ही क्वेश्चन कि ठोस में विस्कोसिटी पाया जाता है तो नहीं, द्रव में पाया जाता है हाँ, गैसों में पाया जाता है हाँ, और पूछा जाता है कि जल पे चलना आसान है वायु पे चलने के मुकाबले, जल पे जो गति है वो कम हो जाती है, वायु में उसी पदार्थ की गति बढ़ जाती है, तो विस्कोसिटी के कारण। इसी पे एक नियम आता है बर्नौली प्रमेय और बर्नौली थ्योरम। बर्नौली थ्योरम पे हम 2 एग्जाम्पल केवल एग्जाम में पूछता है, एक है वेंटूरी मीटर, वेंटूरी मीटर, और दूसरा है एटोमाइजर यानी खनिज, दूसरा है एटोमाइजर यानी खनिज। तो वेंटूरी मीटर क्या होता है सर? वेंटूरी मीटर क्या होता है
कि किसी भी नली में या पाइप में जो लिक्विड की गति है, अभी हमने विस्कोसिटी लिक्विड की मोशन पे ही ना चर्चा किए, जो लिक्विड की मोशन है वह ज्ञात करते हैं हम वेंटूरीमीटर से। वेंटूरीमीटर से हम किसी भी लिक्विड में, पाइप में लिक्विड के गति को मेजर करते हैं, किसी भी पाइप में लिक्विड के गति को मेजर करते हैं। और ये एटोमाइजर खनिज क्या होता है, तो जल की जो बूंदें हैं ना वह गोल हो, बंधी हुई हो, इसको ज्ञात करते हैं कि जल की बूंदें कितनी गोल है। और वेंटूरीमीटर यानी बर्नौली प्रमेय पे ही आजकल जो फिल्टर आते हैं जो जल की बूंदों से अशुद्धियां अलग करते हैं, वो सभी बर्नौली प्रमेय पे काम करते हैं, बर्नौली प्रमेय पे काम करते हैं। तो बर्नौली प्रमेय से रिलेटेड केवल एक क्वेश्चन पूछता है कि वेंटूरीमीटर का आविष्कार या वेंटूरीमीटर का जो क्या कहते हैं बारे में बताया था वो किसने बताया, तो आपको बर्नौली ने बताया। आज के क्लास में चलिए दोस्तों इतना ही। अगले क्लास में हम आपको चर्चा करेंगे इलास्टिसिटी के बारे में, इलास्टिसिटी के बारे में, और फिर उसके बाद वर्क टाइम और पावर, वर्क टाइम बोलते हैं, वर्क पावर और एनर्जी के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।